हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टाइफाइड फीवर के बारे में। हम जानेंगे इसका काउज क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, कैसे जो इसका टाइफाइड फीवर है जो हमारे डे बाय डे कैसे इंक्रीज़ करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइफाइड फीवर होता किस वजह से है। तो टाइफाइड फीवर जो होता है वो काउज करता है हमारा सैल्मोनेला टाइफी की वजह से। सैल्मोनेला टाइफी सैल्मोनेला टाइफी जो होता है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टाइफाइड फीवर के लिए। तो सैल्मोनेला टाइफी जो होता है, सैल्मोनेला एक पाराटाइफी बैक्टीरिया भी होता है, पाराटाइफी भी होता है। पाराटाइफी ये जो होता है ये फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड पॉइजनिंग के लिए। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है टाइफी और पाराटाइफी में। सैल्मोनेला टाइफी जो होता है ये स्प्रेड करता है किस वजह से? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसके थ्रू क्या होता है ये स्प्रेड करता है लोगों में। कहीं पे भी स्ट्रीट फूड खा लिया या कहीं का बाहर का पानी पी लिया, जैसे तैसे जगह जहाँ पे खाना बन रहा हो, अनहाइजेनिक प्लेसेस पे या अनहाइजेनिक फूड स्टॉल्स पे, अक्सर जो गोलगप्पा बनाते हैं या पानी पूरी वगैरह, वो समय पानी का जो इस्तेमाल होता है या स्ट्रीट फूड्स में जो पानी का इस्तेमाल होता है वो अक्सर क्या होता है वो क्लीन वाटर नहीं होता है, कंटामिनेटेड होता है, वो तो गंदा पानी होता है। तो उसके वजह से क्या होता है ईजिली स्प्रेड करता है। मोस्टली ये देखने को मिलेगा आने वाले, अभी फेस्टिवल का टाइम होता है तो फेस्टिवल के टाइम में मेला वगैरह होता है, वहाँ पे क्या होता है वाइडली जो होता है लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि उनका बना हुआ जो होता है खाना वगैरह वो सब होता है अच्छे से वॉश नहीं होता है, उसका जो वेजिटेबल्स होते हैं वो वॉश नहीं किए गए होते हैं, उनका जो इक्विपमेंट्स होता है बनाने का खाना वो अच्छे से वॉश नहीं होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है सब कुछ कॉन्टामिनेटेड होता है, एक के थ्रू दूसरे को स्प्रेड करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे काउज इसका है क्या। काउज क्या है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर भी हो गया, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। उसके बाद में क्या हो गया? डिक्रीज्ड और वीक इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी अगर वीक रहेगी तो भी चांसेस है कि आप इजीली अफेक्टेड हो जाएंगे। और डायरेक्ट कांटेक्ट किसी ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को टाइफाइड ऑलरेडी हो चुका है तो उसके द्वारा कोई टच किया हुआ या छुआ हुआ खाना वगैरह ये सब चीज़ के वजह से भी चांसेस हो कि आपको हो सकता है। तो ये हो गया रिस्क फैक्टर। इसका क्या होता है? रिस्क फैक्टर हो गया आपका इम्यून सिस्टम वीक हो, और सबसे ज़्यादा कि आप कहीं पर भी पानी पी लेते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो, इम्यूनिटी लो हो, और कहीं पर भी कहीं आप जहाँ पे काम करते हो या बाहर में कहीं पे भी, या फिर किसी आप इस ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे टाइफाइड बहुत ज़्यादा वास्टली फैला हुआ हो। कि अक्सर ऐसा होता है बारिश के मौसम में या जब कहीं पे मेला वगैरह हुआ होता है या फ्लड आता है, तो ऐसे में टाइफाइड जैसे मलेरिया, फूड पॉइजनिंग के जैसे मलेरिया वगैरह ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा फैलता है। ऐसे में अगर आप उस जगह पे ट्रैवल करते हैं तो आपके चांसेस है कि आप ईजिली अफेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद में सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स में मोस्टली इसका जो फीवर होगा वो हाई फीवर आएगा, 102 से लेकर के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ये देखने को मिलेगा। हाई फीवर जो इसका जो फीवर होता है वो लैडर लाइक होता है, स्टेप लाइक कह सकते हैं। हर दिन थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा, हर दिन थोड़ा इंक्रीज़ करेगा। अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते तो यहाँ क्या करेंगे? लैडर लाइक क्या होगा? हर दिन इसका जो होगा वो फीवर इंक्रीज़ करेगा। इसके बाद में जो हमें देखने को मिलेगा वो हेडेक मिलेगा। मोस्टली इसमें ड्राई कफ देखने को मिलेगा, ड्राई कफ होगा। और क्या देखने को मिलेगा? वीकनेस, बहुत ज़्यादा बॉडी वीक हो जाएगा। कई केसेस में नोजिया और वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू इनडाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो भी ऐसा हो सकता है। वीकनेस हो सकता है, फैटिग होगा, प्रॉपर जो इंटेस्टाइन्स होगा वो हमारा वीक हो जाएगा, बॉडी वीक रहेगा। अक्सर ऐसे में क्या होगा? डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन
देखने को मिल सकता है, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी, भूख खाने की इच्छा ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि माउथ का जो टेस्ट होगा वो भी थोड़ा बिटरनेस रहेगा, माउथ का टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा तो खाने का भी इच्छा नहीं होगा। एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, हल्का हल्का पेन होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा शुरू में। अब हम देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट वीक में, पहले सबसे फर्स्ट वीक में इसका क्या क्या हम देखने को हमें मिलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस, रुकिए, ये सारे जो सिम्टम्स है वो फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। अब हम जानेंगे कि सेकेंड वीक में क्या होता है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट तब तक नहीं करते, कई लोग होते हैं वो इग्नोर करते हैं, नॉर्मल फीवर समझ के छोड़ देते हैं, तो सेकेंड वीक में क्या देखने को मिलेगा। सेकेंड वीक में इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, तो सेकेंड वीक में हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा हाई फीवर कंटिन्यू रहेगा, हाई फीवर जो होगा वो कंटिन्यू, और इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा या तो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया रहेगा। कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, किसी में डायरिया भी देखा जा सकता है, किसी में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया रहेगा। वेट लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने दिन में क्या होगा, अगर डायरिया होता है तो ऐसे में क्या होगा, फ्लूइड का बहुत ज़्यादा लॉस होगा, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा विटामिन का, मिनरल्स का बॉडी में, तो ऐसे में क्या होगा, वेट लॉस बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। वेट लॉस होगा और प्लस जो बॉडी का वो वीक हो जाएगा, एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी होगी। इसके अलावा जो क्या होगा, एब्डोमेन जो होगा वो, अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है या फ्लैचुलेंस बनता है, गैस बनता है ज़्यादा, तो एब्डोमेन क्या होगा, वो डिस्टेंडेड रहेगा। पेट बढ़ा हुआ चढ़ा हुआ सा टाइट सा फील होगा। अब अगर यहाँ तक भी ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो थर्ड वीक में क्या देखने को मिल सकता है, डिलीरियस कंडीशन होगा। पेशेंट डिलीरियस हो जाएगा, डिलीरियम की कंडीशन में हो जाएगा। ऐसे में वो कोई चीज़ इमेजिन करेगा, वो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी देखेगा, तो वो डिलीरियम कंडीशन में होगा, क्योंकि वो हाई फीवर के कंडीशन होता है। तो ऐसे में पेशेंट का जो ब्रेन होता है वो थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो डिलीरियस कंडीशन में जाता है। पेशेंट जो होगा वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो मोशन नहीं कर सकता, वो एक जगह पे पड़ा रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा, मोशनलेस रहेगा। ये एक, और जो आइज़ जो होगा वो, आइज़ जो होगा मोशनलेस होगा, आइज़ जो होगा वो हाफ क्लोज्ड होगा, हाफ क्लोज्ड। ऐसे जब वो लेटा रहेगा तो ये एक जो है एक टाइफाइड स्टेट का, ये एक मतलब जो सिम्टम्स मोस्टली देखा जाता है कि उसको वो ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा है, ज़्यादा मोशन में नहीं है, आँखें जब वो लेटा हुआ है तो आइज़ जो है वो हाफ क्लोज है। ऐसे वो, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड हो जाता है, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती है, एग्जॉस्टेड होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ऐसे में प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। टाइफाइड के स्टेट में बहुत रेस्ट लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका एनर्जी कंजर्व रह सके, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके बॉडी में बचा रहे, ताकि आपका बॉडी जो हो वो हील करने में मदद करे, फाइट कर सके बैक्टीरिया से। फोर्थ वीक ऑफ इलनेस में क्या देखने को मिलेगा, अगर यहाँ तक भी ट्रीटमेंट नहीं होता है तो फोर्थ वीक में हमें देखने को मिलेगा इंटेस्टाइनल प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन इसका मतलब हो गया कि जो इंटेस्टाइन्स होगा उसमें कहीं कहीं पे जो लेयर होगा वो प्रोलिफरेट कर पाएगा। इसके वजह से क्या होगा कि ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगा, सॉरी प्रोलिफरेशन नहीं होगा, ये परफोरेशन होगा। इंटेस्टाइनल परफोरेशन क्या होगा, जो लेयर होगा इंटेस्टाइन का जो लेयर होगा वो क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा या फिर वहाँ पे इंजरी हो जाएगा, जिससे वजह से क्या होगा कि वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग होगा तो वो क्या होगा, स्टूल में भी ब्लड आएगा, स्टूल में भी विथ ब्लड। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि सडन जो ब्लड प्रेशर में होगा वो ड्रॉप होगा। क्या होगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप भी कर सकता है हम।
फीवर जो होगा वो टाइम टू टाइम रिटर्न करता रहेगा, नॉर्मल रहेगा। फिर बहुत ज़्यादा क्या होगा कि धीरे धीरे फीवर डाउन भी होता जाता है, रिटर्न टू नॉर्मल। मतलब 10 दिन के बाद में क्या होगा ऐसा कि फीवर धीरे धीरे कम होगा, पर बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। ये सब जो है ये कॉम्प्लिकेशंस में आ गया। जब अगर हम इसे बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर करेंगे तो क्या होगा कि इंटेस्टाइनल प्रोलिफरेशन हो सकता है, जिसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट शॉक के कंडीशन में जा सकता है, क्योंकि हाइपॉक्सिक कंडीशन आएगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, शॉक में जा सकता है, निमोनिया हो सकता है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस में आ गया, कॉम्प्लिकेशन। निमोनिया हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है। मायोकार्डाइटिस हो सकता है, ये हार्ट पे भी असर डाल सकता है हमारा। मेनिंजाइटिस हो सकता है। ब्रेन में भी हमारा इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन के लेयर में, मेनिंजेस में। कॉलीसिस्टाइसिस हो सकता है, कॉलीसिस्टाइसिस। ये भी डिलीरियम और हेलुसिनेशन तो होगा ही, डिलीरियम और हेल्यूसिनेशन। पेशेंट बहुत ज़्यादा हेल्यूसिनेट करेगा, वो जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है वो भी देखेगा, वो भी वो इमेजिन करेगा और बात करेगा, बोलेगा कुछ चीज़ें। अब हम इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो हमारा होगा, इन्वेस्टिगेशन वो होगा सैल्मोनेला टाइफी का। हम इसमें क्या करेंगे, आरई ऑफ स्टूल या स्टूल कल्चर करेंगे, आरई ऑफ स्टूल। यूरिन टेस्ट भी करेंगे, इसके अलावा सीबीसी भी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट भी चेक करेंगे। मलेरियल टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि मलेरिया के केस में भी कुछ सिम्टम्स ऐसे मिलते जुलते दिख सकते हैं। इसके अलावा हमारा ट्रीटमेंट का क्या रहेगा, जो ट्रीटमेंट में मोस्टली हम देते हैं, इसमें ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का कोर्स जो होता है, जो भी उसको हमें पूरा करना होगा, प्रॉपर डाइट फॉलो करना होगा। ज़्यादा हैवी डाइट ना हो, ज़्यादा फैटी डाइट ना हो, प्रॉपर जो हमारा विटामिन सी का और विटामिन जो भी सारे हैं और आयरन का सप्लीमेंट प्रॉपर इसको सप्लीमेंट देना चाहिए पेशेंट को, ताकि वो जल्दी रिकवर करे। प्रॉपर बेड रेस्ट देना चाहिए, ताकि वो कोई भी फिजिकल मूवमेंट ना हो, बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंजर्व करके रह सके। तो आज का ये लेक्चर हमारा इतना ही है। ओके, थैंक यू।